हेलो हेलो। हिल गई। हेलो। हेलो चुतिया राजनीतिया। बहन चोद। मास्टर बात करिए नहीं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी लोगों को। सुप्रभात। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लास्ट क्लास में आपको जो मैंने बताया था उसमें हम थायराइड ग्रंथि के जो उनकी विशेषताएं थी उन सारी चीजों को हमने देखा। ठीक है, आज उससे आगे चलेंगे और उसी थायराइड ग्रंथि पर एक और ग्रंथि दिखाई थी। जय हिंद जय हिंद। उसी थायराइड ग्रंथि पर एक और ग्रंथि मैंने दिखाई थी। उस ग्रंथि को यहां पर आप यहां पर देखिए, है ना। उस ग्रंथि को हम लोगों ने नाम दिया था पैराथायराइड ग्रंथि। आज उसी के विषय में देखेंगे। ये पैराथायराइड ग्रंथियां 4 दिखाई दे रही हैं आपको, इसके विषय में देखेंगे और इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गुड मॉर्निंग शशि।
सो इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो नाम लिखेंगे क्या हम लोग? आज की ग्रंथि का नाम लिखेंगे पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि, ठीक है। अवस्थित इसकी कहां है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, थायराइड ग्रंथि के ऊपर इसकी अवस्थिति दिखाई दे रही है। तो इसका अवस्थिति लिखेंगे, ये ग्रंथियां आप ये देख रहे हैं यहां पर इस तरीके से, है ना। ये ग्रंथियां मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान छोटी एवं गोल रचनाओं के रूप में, छोटी एवं गोल रचनाओं के रूप में, छोटी एवं गोल रचनाओं के रूप में थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ पर धसी होती हैं। थायराइड ग्रंथि के, थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ पर, थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ पर धसी होती है। थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ पर धसी होती है। इनकी संख्या इनकी संख्या 4 अथवा 2 जोड़ी होती है। इस ग्रंथि से पीटीएच अथवा पैराथायरॉयड हार्मोन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है। एक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन रक्त के साथ परिसंचारित, रक्त के साथ परिसंचारित कैल्शियम आयन
कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है। के स्तर को बढ़ाता है। यह अस्थियों पर कार्य करके यह हार्मोन अस्थियों पर कार्य करके अस्थि अवशोषण प्रक्रम में अस्थि अवशोषण प्रक्रम में सहायक होता है। अस्थि अवशोषण प्रक्रम में सहायक होता है। ठीक है, क्या है अस्थि अवशोषण प्रक्रम, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, और इस हार्मोन के कार्य को समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, लिख लिया। चले तो देखते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है। पैराथायराइड हार्मोन, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो हार्मोन है इसका नाम अलग नहीं है, इसका नाम इसकी ग्रंथि के नाम पर ही दिया गया है, पीटीएच या फिर पैराथायराइड हार्मोन इसको बोलेंगे। कई जगह पर ये पैरथ हार्मोन भी लिखकर मिलेगा आपको, वो भी गलत नहीं है, पैरथ हार्मोन है ना। तो या तो पैराथायराइड हार्मोन बोलिए या पैरथ हार्मोन बोलिए। ठीक, दूसरी चीज कि इस हार्मोन का कार्य क्या है। हार्मोन का कार्य है कि ये कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है। अब देखिए कैल्शियम आयन का स्तर कैसे बढ़ सकता है, दो चीजों से बढ़ सकता है। कैल्शियम आयन का स्तर दो तीन चीजों से बढ़ सकता है। एक, भोजन के साथ जो कैल्शियम आयन या कैल्शियम के तत्व आए हैं ये उनको भरपूर तरीके से अवशोषित कर पाए तो रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ सकता है। या फिर जब रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ रहा है और बढ़े हुए कैल्शियम के साथ रक्त हमारे किडनी या वृक्क में छनने के लिए जाता है, फिल्टर होने के लिए जाता है, तो उस समय फिल्ट्रेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे तत्व या आयन होते हैं जो कि फिल्टर होकर दूसरी ओर यानी मूत्र में चले जाते हैं, लेकिन वृक्क में जो उसकी नलिकाएं होती हैं, नेफ्रॉन की नलिकाएं, उनमें उनका पुनरावशोषण भी हो जाता है, यानी वो फिर से अवशोषित हो जाते हैं। ऐसे में कई बार जब वृक्क की नलिकाओं से कैल्शियम का पुनरावशोषण हो जाता है तो भी रक्त में वापस से कैल्शियम जो है वो आ जाता है। और या फिर एक तीसरा कार्य यहां पर लिखा है कि ये अस्थियों पर कार्य करके अस्थि अवशोषण प्रक्रम में सहायक होता है। अस्थि अवशोषण प्रक्रम का मतलब होता है कि ये जो है वो अस्थि के विघटन या फिर अस्थि का जो मैट्रिक्स है उसमें जो खनिज मिल रहे हैं, यानी उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट के जो सॉल्ट्स हैं, जो लवण हैं, उनमें से कैल्शियम के लवणों को क्या करता है, ये वहां से विघटित करके और उसे रक्त में मिलाने का कार्य करता है। तो इस तरीके से ये जो हार्मोन है ये रक्त में क्या करेगा, कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देगा। आप इसी में और लिखें, यह हार्मोन
वृक्क नलिकाओं से, यह हार्मोन वृक्क नलिकाओं से यह हार्मोन वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम आयन का पुनरावशोषण तथा पचित भोजन से कैल्शियम आयन का अवशोषण करके क्या करता है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, तो एक चीज आपको बताई यहां पर कि कैल्शियम का स्तर क्यों बढ़ रहा है। दूसरी चीज आपको बताई कि ये जो पैरेथ हार्मोन है, ये रक्त में जब कैल्शियम का स्तर बढ़ाएगा तो उसको बढ़ाने के पीछे कारण क्या है कि अगर रक्त के अंदर कैल्शियम की कमी है तो उस कैल्शियम के स्तर को ये मेंटेन करने का भी काम कर रहा है ना। लेकिन इसके साथ साथ इस हार्मोन का श्रवण या इस हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो अगर आवश्यकता से अधिक हो तो ये हड्डियों को कमजोर करने का भी काम कर सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा ये हार्मोन स्रावित होगा, हड्डियों से कैल्शियम का स्तर जो है, हड्डियों से कैल्शियम का अवशोषण जो है वो उतना ही ज्यादा होगा, या फिर आपके वृक्क की जो नलिकाएं हैं उनसे कैल्शियम का जो अवशोषण है वो ज्यादा होगा। इस तरह की चीजें जो है वो सामने आएंगी आपके। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा कि ये हार्मोन जो है वो चूंकि रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, इसलिए इसको अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन भी कहा जाता है। हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन जो है वो इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये शब्द आप याद रखेंगे, किसको हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन कहा जाता है। इसी कारण से इस हार्मोन को इस हार्मोन को अति कैल्शियम रक्तता, इस हार्मोन को अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन या फिर हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन
हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं चीजें और यहां पर ऐड करता हूं। लिखे थायरोकैल्सिटोनिन। ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहां से निकलता है, पहले तो यही बता दे। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहां से निकलता है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहां से निकलता है, बताएं एक बार। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताएंगे सबसे पहले थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहां से निकलता है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, राजू। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से आता है, ठीक है जी। सो जो अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है या हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है यानी पीटीएच, ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर क्या करता है, रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को, थायरोकैल्सिटोनिन कल बताया था मैंने, थायरोकैल्सिटोनिन कल बताया था मैंने, ये जो है वो थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 जो हार्मोन निकलते हैं उनके साथ ही थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। उसका कार्य भी लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर ये क्या करेगा, ये रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को संतुलित बनाए रखने में काम आता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए थायरोकैल्सिटोनिन थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के साथ मिलकर थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के साथ मिलकर हार्मोन के साथ मिलकर क्या 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 करेगा, यह रक्त में यह हार्मोन कहने का मतलब क्या है, पीटीएच की बात करते हैं। पीटीएच रक्त में कैल्शियम स्तर को संतुलित करता है। कैल्शियम स्तर को संतुलित करता है, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्लियर है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि किसी भी जैसे थायराइड हार्मोन की कमी हो रही थी तो हमने कहा था कि यहां पर क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा या अवथायराइडिता होगा। उसी तरीके से पैराथायराइड हार्मोन का
अगर अधिक श्रवण होता है या पैराथायराइड हार्मोन का कम श्रवण होता है तो उसके वजह से क्या चीजें हो सकती है, वो चीज आपको यहां पर जाननी है। ठीक है, लिखेंगे पैराथायराइड हार्मोन के अल्प श्रवण से अल्प श्रवण से, अल्प श्रवण का मतलब हाइपोसिक्रीशन से, अल्प श्रवण से उत्तक द्रव में कैल्शियम की मात्रा, उत्तक द्रव में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उत्तक द्रव में कैल्शियम की मात्रा कम, उत्तक द्रव में कैल्शियम की मात्रा कम तथा फॉस्फेट की मात्रा, उत्तक द्रव में कैल्शियम की मात्रा कम तथा फॉस्फेट की मात्रा, फॉस्फेट की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे पेशियों और तंत्रिकाओं में अनावश्यक उत्तेजना के कारण पेशियों और तंत्रिकाओं में अनावश्यक उत्तेजना के कारण अनावश्यक उत्तेजना के कारण ऐंठन, ऐंठन आप समझते हैं, क्रैम्प पड़ रहे हो, ठीक है, तो उस तरह की चीजें होंगी, ऐंठन और कंपन होने लगता है, ऐंठन और कंपन होने लगता है। ऐंठन और कंपन होने लगता है, यानी कैल्शियम की मात्रा अगर रक्त में कम हो जाए तो उसकी वजह से ऐसी स्थिति बनती है। कभी कभी ऐच्छिक पेशियों में, कभी कभी ऐच्छिक पेशियों में कभी कभी ऐच्छिक पेशियों में लंबे समय तक ऐच्छिक पेशियों में लंबे समय तक संकुचन हो जाता है। इसे टिटैनी रोग कहते हैं। इसे टिटैनी रोग कहते हैं।
ठीक है, आइए इससे आगे लिखें। पीटीएच का अतिश्रावण होगा तो क्या होगा, यानी कि ये ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा। अभी देखिए इसके कार्य से मैच करके आप देखिए, इसका काम क्या है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। कैल्शियम का स्तर कहां से बढ़ेगा, तो कहा कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा दो तीन जगहों से। कैल्शियम का स्तर बढ़ सकता है अगर वृक्क से इसका पुनरावशोषण हो रहा है, अगर भोजन के साथ जो कैल्शियम ले रहे हैं वो कैल्शियम पर्टिकुलरली आ रहा है ना, तो इस तरीके की चीजें जो हैं। हां, टिटैनी और टिटेनस जो है वो अलग होता है। टिटैनी का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है ना, टिटैनी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जब मसल जो है वो काफी लंबे समय तक खिंचाव के कारण से। टिटनस इज कॉज्ड बाय, टिटनस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, सबसे पहले तो ये जाने है ना, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के अटैक के कारण हो रहा है। और दूसरा ये कि इसमें पूरे शरीर के मसल्स जो हैं है ना, उनमें संकुचन होता है। इसमें टिटैनी में आवश्यक नहीं है कि सारा ही हो जाए, ठीक है। तो बोथ आर डिफरेंट, टिटैनी और टिटनस दोनों डिफरेंट है, ठीक है। टिटैनी हो रहा है किसके कारण, टिटैनी हो रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन के, पैराथायरॉयड हार्मोन के कमी के कारण, है ना। पैराथायरॉयड हार्मोन अगर कम निकल रहा है तो उसके कारण यह स्थिति बन रही है। और वो कैसे बताया, टिटनस कैसे बताया, वो बता रहे हैं हम कि ये हो रहा है आपके, टिटनस जो है वो हो रहा है बैक्टीरियल डिजीज के कारण, ठीक है। दोनों चीजों में ध्यान रखेंगे, ओके। इसके बाद आइए अब आगे इसके अतिश्रावण की बात करते हैं। लिखे पीटीएच के अतिश्रावण के कारण पीटीएच के अतिश्रावण के कारण हड्डियां गलकर कोमल हो जाती हैं, हड्डियां गलकर कोमल हो जाती हैं, हड्डियां गलकर कोमल हो जाती हैं तथा कमजोर एवं भंगुर हो जाती है। कमजोर एवं भंगुर हो जाती है। इस अवस्था को ऑस्टियोपोरोसिस, इस अवस्था को ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इस अवस्था को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इसमें उत्तक द्रव में कैल्शियम का स्तर
या कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, उत्तक द्रव में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे तंत्रिकाएं एवं पेशियां क्षीण हो जाती हैं। तंत्रिकाएं एवं पेशियां क्षीण हो जाती हैं। मूत्र की मात्रा बढ़ जाने से प्यास बढ़ जाती है। मूत्र की मात्रा बढ़ जाने से प्यास बढ़ जाती है। भूख मर जाती है। कब्ज की स्थिति उत्पन्न होती है। कब्ज की स्थिति उत्पन्न होती है। सिर दर्द रहने लगता है। सिर दर्द रहने लगता है। तथा वृक्क में पथरी पड़ जाने की संभावना बढ़ जाती है। और देखिए ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या होगा? वो हार्मोन इसलिए ज्यादा आएगा रक्त में क्योंकि जो ग्लैंड है वो ग्लैंड बढ़ जाता है ना? जो ग्रंथि है उस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और इसलिए जो पैराथायराइड हार्मोन है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आती हैं, है ना? ये सारी चीजें जो हैं वो देखने में मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, इन चीजों को याद रखेंगे कि पैराथायराइड हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, अब एक नई ग्रंथि के बारे में हम यहां बात करेंगे और इस नई ग्रंथि का नाम आप लिखेंगे थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड। देखिए थाइमस ग्लैंड की अवस्थिति कैसी है, कहां पर यह मिल रहा है? ठीक है, इनको जो है मैं इस तरीके से दिखाना चाहूंगा। थाइमस ग्लैंड का पूरा जो डायग्राम है वो आप यहां देख सकते हैं। इस वाले डायग्राम को हम लेते हैं या देखते हैं अगर कोई दूसरा डायग्राम मिल पाए।
नहीं, ये वाला ज्यादा सही दिख रहा है। ठीक है, इसी को लेते हैं। ओके। ये देखिए, हमने एक थाइमस ग्लैंड जो है ना, उसका एक डायग्राम यहां पर लगाया है। इस डायग्राम को आप समझेंगे। ये थाइमस ग्लैंड कहां पर मिल रहा है? ये थाइमस ग्लैंड आपके जी इसके पीछे रीजन ये है सुमित कि जब आप तला हुआ खाते हैं तो जो ऑयल की लेयर है, वो ऑयल की लेयर आपके जितने भी टेस्ट बड्स हैं, उन टेस्ट बड्स को पूरी तरीके से जो है वो कवर कर लेता है। और इस वजह से जो लार का अवशोषण होना चाहिए, ठीक है, जो लार का अवशोषण होना चाहिए, है ना, वो लार का अवशोषण जो है वो काफी ज्यादा क्या होता है, कम हो जाता है। इस वजह से जो है वो प्यास अधिक लगती है। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर आप ऑयली खाने के बाद ठीक से आ, पानी से मुंह को साफ कर ले और उसके बाद जो है एक थोड़ा सा पानी पी ले, तो उस तरह की स्थिति जो है वो नहीं बनती है। तो ऐसा है ना। ओके, तो नेक्स्ट ग्रंथि का नाम आप लिखे। नेक्स्ट ग्रंथि का नाम लिखेंगे थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड। शशि, जो नंबर है आपके पास उसी पर। दो बजे के बाद, ठीक है। चलिए, तो थाइमस ग्रंथि के बारे में सबसे पहले तो इसकी पोजीशन लिख लें आप। लिखे, यह ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष पर जी महेश, एक चीज बताएंगे। वैसे जो मैंने बात की, मुझे पता चला आप में से जिन लोगों ने भी मैसेज किए हैं, क्या वो सभी टेलीग्राम पर हैं अवेलेबल? क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए वहां पर नहीं जुड़ पाए क्योंकि टेलीग्राम पर शायद उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, सो एक बार आप मुझे बता देंगे। चलिए, थाइमस ग्रंथि लिखेंगे। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष पर, थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष पर, महाधमनी के उदर पक्ष पर
ओके ओके ओके, मैं देख रहा हूं जिनके जिनके नाम है, मैं एक बार जो है ठीक है, चले लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए। थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थी, उरोस्थी का मतलब क्या, स्टर्नम जो आगे वाली हड्डी बताई थी मैंने, उरोस्थी है ना, उरोस्थी के पीछे फेफड़ों के बीच अवस्थित रहता है। फेफड़ों के बीच अवस्थित होता है। यह दो पालियों में, यह दो पालियों में विभक्त होता है, यह दो पालियों में विभक्त होता है। इस ग्रंथि से इस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक इस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है। थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन का प्रमुख कार्य इस हार्मोन का प्रमुख कार्य प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने में सहायता करना है। प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने में सहायता करना है। थाइमोसिन थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में टी लिम्फोसाइट्स के
विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कि कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वृद्धजनों में थाइमस ग्रंथि के अपघटन के फलस्वरूप थाइमस ग्रंथि के अपघटन के फलस्वरूप थाइमोसिन का श्रावण कम होने लगता है। थाइमोसिन का श्रावण कम होने लगता है। यही कारण है कि वृद्धजनों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। वृद्धजनों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। ठीक है। सो मुख्य रूप से थाइमोसिन जो है वो क्या करता है, वो एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स का मतलब जो विशेष प्रकार के WBC होते हैं, है ना, जिनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ये एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। क्या बनाने का काम करते हैं? एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, जिससे कि शरीर के बाहर से आए हुए जो भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं, उन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जा सके, उन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को मारा जा सके। ठीक है। तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए काम करेंगे। और जो थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड क्या करेगा, उन चीजों को, थाइमस ग्लैंड जो है वो उन चीजों को डिफाइन करेगा। ठीक है। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा वो उन चीजों को डिफाइन करेगा। खासतौर से लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो तरीके के लिम्फोसाइट होते हैं। तो दोनों के बीच अंतर हो, दोनों की कोशिकाएं भिन्न हो,
इसका इसके लिए भूमिका कौन निभाता है? ये थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है वो भूमिका निभाता है। ये बी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट से अलग करता है, भिन्न करता है। बी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट से भिन्न करने का काम है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से इस हार्मोन को आप जो है यहां पर देख सकते हैं। क्या क्या कहा मैंने? थाइमस ग्रंथि। अच्छा, ये भी बताया आपको कि जो वृद्धजन है उनमें ये जो थाइमस ग्लैंड है वो धीरे 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 क्या होगा, वो छोटा होने लगेगा, है ना, अपघटित होने लगेगा। तो जब ग्लैंड ही छोटा हो जाएगा तो उससे निकलने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम हो जाएगी, टी लिम्फोसाइट का विभेदीकरण भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और इससे जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती है। इसीलिए आप देखें कि वृद्धजनों में जो प्रोन्नेस होती है किसी भी बीमारी के लिए वो अधिक होती है ना। प्रोन्नेस का मतलब हो गया कि वो किसी भी बीमारी के प्रति क्या होते हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरह की स्थिति क्यों है? क्योंकि थाइमस ग्लैंड उनमें कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, थाइमस ग्लैंड की स्थिति जो है वो उनमें अलग होने लगती है, ठीक है। तो यहां पर आपको बताया इस ग्रंथि के बारे में। अब आइए मैं दूसरे एक ग्लैंड के बारे में बताता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है एड्रीनल ग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो इसके विषय में अभी देख लें हम लोग फटाफट। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रीनल ग्लैंड। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एड्रीनल ग्लैंड जो है इसकी अवस्थिति को जरा देखें, कहां पर ये मिल जाएगा। देखिए एड्रीनल ग्लैंड जो है, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये किडनी के ऊपर वाले हिस्से पर मिलेगा, ठीक है। किडनी के ऊपर वाले हिस्से पर मिलेगा। मैं देखता हूं कि कौन सा आपके लिए जो है वो बेहतर चित्र हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला यूज नहीं करके ये वाला यूज कर लेते हैं। चलिए ये वाला यूज कर लेते हैं। देखिए हालांकि ये एक ही किडनी पर दिख रहा है, लेकिन
ये दोनों किडनियों के ऊपर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मैं चित्र पहले इंपोर्ट कर लेता हूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं। ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड का चित्र है, ये अधिवृक्क ग्रंथियों का चित्र है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर कुल मिलाकर 2 अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं, 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, और इन 2 एड्रिनल ग्लैंड्स को जो है वो आप पाते हैं कहाँ, किडनी के ऊपर, किडनी के ठीक ऊपर जो है ये अवस्थित होते हैं इस तरीके से। ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे, किडनी के ऊपर की है ना कि जो ग्लैंड है वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एक चीज और यहां पर कर लूं मैं, क्रॉपटिंग, कोई बात नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम जैसा हर एक ग्रंथियों के साथ लिख रहे हैं वैसे ही यहां पर भी लिख लें। अवस्थिति कहां, अवस्थिति लिखे, अधिवृक्क ग्रंथियां, अधिवृक्क ग्रंथियां हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में स्थित एक ग्रंथि है। प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में स्थित एक ग्रंथि है। प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में स्थित एक ग्रंथि है। संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 2। संख्या कितनी है? 2। प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में स्थित है, संख्या है 2 या फिर एक जोड़ी। ठीक है, इस ग्रंथि में भाग अगर देखेंगे ग्रंथि के भाग ये लिख लें, ग्रंथि के भाग तो लिखेंगे इस ग्रंथि के 2 भाग हैं। इस ग्रंथि के 2 भाग हैं जो 2 भिन्न उत्तकों से जी बिल्कुल सुमित, शेप ही वैसा है। ठीक है, इस ग्रंथि के 2 भाग हैं जो 2 प्रकार के उत्तकों से निर्मित है, जो 2 प्रकार के उत्तकों से निर्मित है। अब यहां पर इस ग्रंथि का एक काट देख रहे हैं आप, सेक्शन देख रहे हैं,
देखिए, एक तो किडनी के ऊपर ये इस तरीके से अवस्थित है। हमारे शरीर में दो किडनियां हैं, दो वृक्क हैं, तो दोनों वृक्क के अग्रभाग पर स्थित ये दो छोटी छोटी ग्रंथियां होंगी, जिनको आप एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे, एक यहां एक यहां। ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि एड्रिनल ग्रंथि जो है, अगर आप इसका एक सेक्शन ले, काट ले, तो उसमें आपको दो चीजें दिखाई देंगी। ये दो चीजें यहां आपको स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। एक तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को जो है वो आप एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं, है ना, अधिवृक्क मध्यांश बोलते हैं। ये एक प्रकार का उत्तक है, इसका अलग काम है। और दूसरा वाला जो हिस्सा है वो इस तरीके से ऊपर की ओर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा जो लाल और ग्रीन के बीच में आपको दिख रहा है, रेड और ग्रीन कलर के बीच में जो आपको दिख रहा है, ये एड्रिनल मेड्यूला हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है। सो इन दो प्रकार के जो ये जो दो प्रकार के आपके दिखाई दे रहे हैं फिगर, है ना, इनको जो है वो आप यहां से थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ठीक है। ये आपका मेड्यूला हो गया और ये हो गया आपका कॉर्टेक्स। ठीक। तो इन दोनों चीजों को लिख लेते हैं। लिखें। इस ग्रंथि के दो भाग हैं जो दो भिन्न उत्तकों से, दो प्रकार के भिन्न उत्तकों से निर्मित होते हैं। दो प्रकार के भिन्न अंगों से निर्मित होते हैं। ग्रंथि के बीच के भाग को, ग्रंथि के बीच के भाग को ग्रंथि के बीच के भाग को अधिवृक्क मध्यांश, अधिवृक्क मध्यांश या फिर एड्रिनल मेड्यूला कहा जाता है। एड्रिनल मेड्यूला कहा जाता है। जबकि ग्रंथि के बाहरी भाग को जबकि ग्रंथि के बाहरी भाग को अधिवृक्क वल्कुट, अधिवृक्क वल्कुट या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। अधिवृक्क वल्कुट या एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है। अब लिखेंगे स्रावित हार्मोन। स्रावित हार्मोन, तो देखिए दो भाग है, दोनों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। स्रावित हार्मोन, तो इनमें से जो मध्यांश वाला हिस्सा है, इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है। मध्यांश वाला जो हिस्सा है, इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से वो लिखेंगे। लिखे अधिवृक्क मध्यांश से अधिवृक्क मध्यांश से दो प्रकार के अधिवृक्क मध्यांश से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं।
दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिन्हें जिन्हें एड्रीनलिन, एड्रीनलिन या एपिनेफ्रीन कहा जाता है। एड्रीनलिन या एपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन कहा जाता है। दूसरे हार्मोन को नॉरएड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रीन कहा जाता है। नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रीन कहा जाता है। तो एड्रिनल मेडुला से दो तरीके के हार्मोन निकल रहे हैं, इनका नाम आपको बताया, नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन। इन दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप से इन दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप से कैटकॉलमिनस कहा जाता है। इन दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप से कैटकॉलमिनस कहा जाता है। कैटेकॉलमिनस, एक्चुअली कैटेकोलामाइंस बोलते हैं इनको इंग्लिश में, कैटेकॉलमिनस कहा जाता है। यह हार्मोन इनका कार्य लिखे, यह हार्मोन आपातकालीन स्थिति में तेजी से स्रावित होते हैं। ये हार्मोन आपातकालीन स्थिति में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण इन्हें आपातकालीन हार्मोन, इसी कारण इन्हें आपातकालीन हार्मोन
इन्हें आपातकालीन हार्मोन, युद्ध हार्मोन, युद्ध हार्मोन, या फ्लाइट हार्मोन। कहा जाता है। जी बिल्कुल, करो या मरो का हार्मोन। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं चीजों को, आप लिख लीजिए पहले। ये हार्मोन ये हार्मोन सक्रियता सक्रियता आंखों की पुतलियों के फैलाव, सक्रियता आंखों की पुतली के फैलाव, आंखों की पुतली के फैलाव, आंखों की पुतली के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। ये हृदय की संकुचन दर को बढ़ाते हैं, ये हृदय की संकुचन दर को बढ़ाते हैं, श्वसन दर को बढ़ाते हैं, श्वसन दर को बढ़ाते हैं, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाते हैं, तथा लिपिड एवं प्रोटीन के विखंडन को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको समझ में आएंगी चीजें। देखिए, जब भी आप क्या होते हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं। इमरजेंसी का सिचुएशन कौन कौन सा हो सकता है? जैसे आपको किसी अवस्था में काफी ज्यादा डर लग रहा हो, वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन है बॉडी के लिए।
अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि जो है वो काफी ज्यादा क्रोध की स्थिति हो, है ना, और उस क्रोध की स्थिति के कारण आप जो है किसी पर काफी तेजी से गुस्सा आया हो, तो उसके कारण जो स्थिति शरीर में उत्पन्न होती है, या फिर आप कहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार से अचानक कोई शॉकिंग न्यूज मिल जाती है ना, और आप कहते हैं कि घबराहट से शुरू हो गई, तो वो स्थिति ये जो बनती है, इनको इमरजेंसी सिचुएशन आप मान लीजिए। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम स्वतः काम करना शुरू करता है, और उसी नर्वस सिस्टम का प्रभाव है कि हमारे जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं, उन अधिवृक्क ग्रंथियों से ये जो मेड्यूला वाला पोर्शन है, यानी जो बीच वाला पोर्शन है, इस बीच वाले पोर्शन सुमित, इस बीच वाले पोर्शन से जो है वो दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, जिनमें से एक का नाम एड्रेनलिन है, दूसरा का नाम नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, ये जो दोनों हार्मोन है जैसे ही निकलेंगे, इनके निकलने के कारण शरीर पर इस प्रकार का प्रभाव आएगा। शरीर में अचानक से जो है वो काफी तेजी आ जाएगी। ठीक है, तेजी आने का मतलब है आप दो तीन तरह की चीज सोच सकते हैं। पलायन करने का सोच सकते हैं, मारपीट करने की स्थिति जो है वो बन सकती है। ठीक है, या फिर जो है वो आप इमरजेंसी के सिचुएशन में कुछ भी, किसी भी तरीके का कदम उठाने के लिए जो है वो प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, तो सक्रियता बहुत तेजी से हो जाती है इमरजेंसी का सिचुएशन। आप देखिए कोई पर्सन जो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा हो, बड़ी बड़ी आंखें निकाल के इस तरीके से जो है वो बात करेगा। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आ गया तो वो इस तरीके से, वो उसका हार्मोनल इंपैक्ट होता है उसके शरीर के अंदर, जिस हार्मोनल इंपैक्ट के कारण इस तरह की पुतलियां जो है वो उसकी फैलती हैं, और लगता है आपको कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर दिख रहा है। ठीक है, काफी तेजी से बात करने की स्थिति होगी, जोर जोर से बात करेगा व्यक्ति। ठीक है, इसके अलावा जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मतलब ये जो आपके त्वचा के ऊपर बाल हैं वो खड़े हो जाएंगे, है ना। फिर पसीना आना, बहुत सारे लोगों को जो है वो काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है शरीर में, पसीना आने लगता है, डर के मारे भी पसीना आता है ना, गुस्से के कारण भी पसीना जो है वो काफी आता है। हृदय की धड़कन जो है वो तेज हो जाएगी, काफी तेजी से हृदय धड़कने लगेगा, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, इसके कारण रक्तचाप जो है वो बढ़ जाएगा, सांसें तेजी से चलने लगेंगी। आप देखिए व्यक्ति को अगर डर लग रहा हो या गुस्सा आ रहा हो, है ना, उस स्थिति में सांसें तेजी से चलना, ये भी एक उसका कॉमन लक्षण है जो उसमें आपको दिखाई देगा। साथ के साथ जो है वो ऐसे व्यक्ति का अगर आप ब्लड टेस्ट करा ले तो उसके ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ग्लूकोज का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ग्लूकोज का स्तर क्यों बढ़ जाता है? इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अननेसेसरली इसके वजह से, चूंकि इनको कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, ये एक तरीके के एमीन्स हैं, जो एमीन्स ग्लूकोज के विखंडन में सहायक होते हैं। तो ये ग्लूकोज को विघटित करना शुरू करेंगे, और ग्लूकोज के विघटन से क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो हमारे रक्त में आना शुरू हो जाएगा, और इस वजह से रक्त के अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। यानी कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, जिसको जो है वो गुस्सा काफी तेज आ रहा हो या किसी प्रकार से वो डरा हुआ हो, उस स्थिति में उसके रक्त के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। और इस तरीके से बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल के कारण, व्यक्ति जो है वो थोड़ा परेशान की स्थिति में होगा। इसके साथ साथ ये जो है वो लिपिड यानी कि वसा और प्रोटीन का भी विखंडन करते हैं। ठीक है, जी। अरे अब गांव क्या और शहर क्या, मैं तो जो स्थिति देखता हूं उस स्थिति में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शहरी क्षेत्र में तो लोग और ज्यादा एप्ट होते हैं ये गाली वगैरह देने में, है ना। हाँ,
मतलब दिल्ली जैसी जगह में अगर आप रह रहे हो तो व्यक्ति तो यहाँ पर ऐसे उसके मुंह पर एकदम आगे में गाली होती है, ठीक है, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। खैर, तो हमने यहां पर इतनी सारी चीजें देखी, ये समझने के बाद ये पता चलता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसकी वजह से इस तरीके के हार्मोन स्रावित होते हैं और उस हार्मोन का जो है वो असर क्या है। अच्छा, क्यों हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस हार्मोन की वजह से या तो व्यक्ति जो है वो काफी गुस्से में लड़ाकू किस्म का हो जाता है ना, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जी बिल्कुल सरस्वती, सामान उठाकर फेंकना, है ना, ये सारी चीजें जो है वो नजर आती हैं तुरंत एकदम, मतलब इतना गुस्सा आ जाएगा कि कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा, मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं, जो लोग सीरियल्स देखना पसंद करते हैं उनको भी इस चीज को देखने को मिला होगा उन्हें भी, कि जैसे व्यक्ति खाना खा रहा, अचानक से गुस्सा आ गया, उठा के थाली फेंक दी, है ना, उठाकर खाना फेंक दिया, खाने को लात मारकर चल दिए। तो इस तरह के जो जो भी चीजें दिखाई देती है, निश्चित रूप से वो एक हार्मोनल इफेक्ट ही होता है, जो व्यक्ति में किसी चीज को लेकर सेंसिटिवनेस जो है ना, उस सेंसिटिवनेस के कारण वो अचानक से इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर लेता है। और इस इमरजेंसी सिचुएशन को जैसे ही हमारा शरीर भापता है, शरीर के अंदर ये जो एड्रेनलिन है और नॉर एड्रेनलिन है, ये स्रावित होना शुरू होते हैं और इसका इंपैक्ट जो है वो बहुत आता है। ओके, अरे वाह, अच्छा मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो कल महाशिवरात्रि है, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और शिवरात्रि होने के कारण निश्चित रूप से आप लोग जो भी बिजी होंगे, लेकिन कल क्लास तो रहेगी, आई थिंक कि क्लास रहेगी। तो क्लास कोई बात नहीं, आप जब अपने पूजा वगैरह से फ्री हो जाएं तो उसके बाद जो है वो आप क्लास रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। अब दो तीन प्रश्न आ गए हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा है कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है। देखिए, गुस्सा बहुत आना जो है ये एक प्रकार से जो है चीजों के साथ आपका जो चीजों के साथ आपका जो रिलेशन है, आपका जो एक बैलेंस है, वो शायद नहीं बन पाता है, इस वजह से गुस्सा। देखिए, कुछ तो नेचर वाली बात होती है कि व्यक्ति का नेचर ही है कि वो चाहता हमेशा बहुत ही आइडियल चीजें हैं, और उसके सामने अगर वैसी चीजें नहीं होती तो उसे क्रोध आता है। लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना जो है वो काफी ज्यादा आवश्यक है। आवश्यक इस स्थिति में है क्योंकि उस गुस्से के दौरान आप जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय हमेशा ही सही नहीं होते, और इस वजह से आप या तो स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं या अपने साथ वाले को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए जब भी किसी चीज पर गुस्सा आए, है ना, तो तुरंत उसको एक्सप्रेस करने की बजाय थोड़ा सा कंट्रोल करें और ये सोचे कि आखिर गुस्सा जिस चीज के लिए आ रहा है, वास्तविकता में उस व्यक्ति जो सामने वाले के कारण आपको गुस्सा आया है, उस व्यक्ति ने किस परिस्थिति में ऐसा किया होगा जिसके कारण आपको गुस्सा आ रहा है उसके किए गए काम पर। या फिर आप ये भी सोचें कि कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कोई चीज सामने वाला जानबूझकर नहीं करता, उससे वो चीजें हो जाती हैं, तो फिर जो है उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका गुस्सा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए, अगर आपातकालीन स्थिति है तो उस पर कंट्रोल तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई कई चीजें अचानक से हो जाती हैं, और अचानक से हो गए हैं।
ठीक है, अचानक से इस चीज की स्थिति जब बनती है नहीं, वहां पर स्थिति अलग होती है। अगर कोई व्यक्ति वाइन लेता है, ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति वाइन लेता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उसके नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, और नर्वस सिस्टम पर जब उसके पड़ता है तो बॉडी का जो बैलेंस है वो बैलेंस सही तरीके से काम नहीं करता। ठीक है, वो बैलेंस सही तरीके से काम नहीं करता, तो उसके जो इम्पैक्ट है वो आपको दिखाई दे रहे होते हैं। देखिए, गुस्सा आना बहुत ही सामान्य व्यक्ति का लक्षण है। बहुत गुस्सा आना थोड़ा सा असामान्यता की ओर ले जाता है। अदरवाइज अगर गुस्सा आपको नहीं आता है बिल्कुल, तो ये भी गलत बात है, ये फिर दिखाता है कि आप सामान्य नहीं हैं। ठीक है, तो सामान्य जो है ना, ये चीजें सामान्य हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि बहुत गुस्सा अगर आ रहा हो तो जिस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है उसको ये एहसास कराना कि अच्छा, एहसास उस समय मत कराइए जब उसे गुस्सा आया है, लेकिन निश्चित रूप से जब वो शांत बैठा हो और आपके साथ जो है, जी नरेंद्र थोड़ा सा वेट करें, जब वो शांत बैठा हो और आपके साथ सही तरीके से बात कर रहा हो, तो उसके साथ थोड़ा सा मेलजोल करके और उसको इस चीज को बताना कि जिस चीज पर उसे गुस्सा आया है वो वाकई में सही नहीं था। तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से उसे अगर इस चीज का धीरे धीरे अंदाजा हो जाएगा तो वो सारी चीजें आएंगी। नशे की कोई भी चीज जो आप लेते हैं वो आपके माइंड के ऊपर, खासतौर से जो आपके ब्रेन में सेरेबेलम है, उस सेरेबेलम को प्रभावित करता है, और उस सेरेबेलम के प्रभावित होने के कारण जो व्यक्ति है, अगर कम मात्रा में है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स सा महसूस करता है, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में है तो फिर बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस जो हैं उसको आप कह सकते हैं कि इस हद तक भी ले जाते हैं कि वो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर दे। ठीक, नरेंद्र के का एक प्रश्न है, उसका मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा हो, है ना, और उस व्यक्ति से फिर अचानक से अलगाव हो जाए, तो ये इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से बहुत ज्यादा रहता है। ये चीज महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि रिलेशनशिप में इस चीज को कोप अप कर पाना बहुत सारे लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन मेरे हिसाब से आजकल के समय को देखते हुए, है ना, और व्यक्ति को अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकता जो है वो देखते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कहीं रिलेशनशिप टूटा है, अगर कहीं संबंध जो है वो टूटा है, जिस संबंध से आप काफी अटूटता से बंधे हुए थे और अचानक से वो संबंध टूटता है, तो उसका शॉक, उसका जो आप कह सकते हैं कि प्रभाव है, वो लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उस संबंध को आपको तोलना चाहिए जीवन के बाकी के कार्यों के साथ, आपके जीवन की प्राथमिकताओं के साथ, और फिर यह सोचना चाहिए कि जीवन में वो संबंध जो कि टूट गया है वो महत्वपूर्ण था या ये जो प्राथमिकताएं हैं वो महत्वपूर्ण है। जिस संबंध की आप बात कर रहे हैं टूटने की, है ना, उस संबंध के टूटने से ज्यादा महत्वपूर्ण जो संबंध अभी हैं, आप उन पर ध्यान रखें, उनको विशेष रूप से जो है वो उनका सम्मान करें। आपके परिवार वाले के साथ आपके संबंध, आपके माता पिता के आपके संबंध, उनको लेकर आपकी प्राथमिकताएं, आपके करियर को लेकर आपकी प्राथमिकताएं, ये काफी महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि अगर आप उन प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देंगे, अगर आप उस प्रायोरिटीज पर फोकस करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये लगेगा, आप, और ये आपको तुलना करना होगा मन से कि वो संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण था या ये प्राथमिकताएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब चीजें रियलाइज हो जाएंगी तो आपको ये पता चलेगा कि जिस तरीके से जो है, ठीक है,
जिस तरीके से जो है वो आपको ये लग रहा है कि आप चीजों से दूर नहीं हट पा रहे हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। चीजों से जो है वो आप दूसरी तरफ जब आपका ध्यान जाएगा, उन चीजों से आप लगाव उत्पन्न करेंगे, तो वो आपको धीरे धीरे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेंगे। ठीक है। ओके, चलिए। सो हम बात कर रहे थे जिस चीज पर, हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है। तो एक तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक हमारे पास एड्रिनल मेड्यूला वाला हिस्सा था। अब हम आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हिस्से पर। ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी कई प्रकार के, यहां पर लिखते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल कॉर्टेक्स या अधिविक वलकुट, अधिविक वलकुट या एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोनों को स्रावित होने वाले हार्मोनों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। इनमें से प्रमुख कॉर्टिकॉइड्स जो हैं, एक तो आप लिखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सम्मिलित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सम्मिलित होते हैं। या संलग्न होते हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे शरीर के अंदर मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल है। क्या नाम है इसका? कॉर्टिसोल नाम है। कॉर्टिसोल।
ठीक एक दूसरा कॉर्टिकॉइड है हमारे शरीर में, इसका नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड लिखे क्या? जल और विद्युत अपघट्यों, यह जल और विद्युत अपघट्यों, जल और विद्युत अपघट्यों, विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले, का संतुलन करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ठीक है। और मानव शरीर में अगर आप देखेंगे तो मुख्य कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है, सॉरी, मुख्य मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मुख्य मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो है, इसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। इसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। मुख्य मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या है? एल्डोस्टेरॉन है। ठीक है। अब देखिए इनमें सबके अलग अलग काम हैं। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में तो सम्मिलित या संलग्न तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के और भी कुछ काम हैं, तो उसको आप नोट कर ले। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अन्य कार्य, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अन्य कार्य लिखे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स शरीर में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स शरीर में ग्लाइकोजन संश्लेषण, शरीर में ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वसा के अपघटन, वसा के अपघटन एवं प्रोटीन अपघटन को, प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं। प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं।
साथ ही ये एमिनो अम्ल के एमिनो अम्ल के कोशिकीय ग्रहण एमिनो अम्ल के कोशिकीय ग्रहण एवं उपयोग को कोशिकीय ग्रहण एवं उपयोग को अवरोधित करते हैं एवं उपयोग को अवरोधित करते हैं। ये किसका काम है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम है। कॉर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को भी प्रेरित करता है। कॉर्टिसोल क्या था? कॉर्टिसोल आपको बताया था, ये हमारे शरीर के अंदर स्रावित होने वाला प्रमुख ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो आप लिखेंगे कॉर्टिसोल आरबीसी के उत्पादन को भी प्रेरित करता है। कॉर्टिसोल आरबीसी के उत्पादन को भी प्रेरित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है। इसी प्रकार से एल्डोस्टेरॉन के अलग अलग कार्य हैं। लिखे एल्डोस्टेरॉन प्रमुख रूप से एल्डोस्टेरॉन प्रमुख रूप से वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है। प्रमुख रूप से वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है। यह मूत्र से सोडियम आयन एवं जल के पुनरावशोषण का मतलब फिर से दोबारा अवशोषण उनका हो जाना, पुनरावशोषण तथा पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। पोटेशियम के साथ आप साथ साथ लिख लेंगे फॉस्फेट आयन के भी उत्सर्जन को। ठीक है, पोटेशियम आयन एवं फॉस्फेट आयन के
फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। उत्सर्जन को प्रेरित करता है। ठीक है, इस प्रकार यह हार्मोन ऊतक द्रव में वैद्युत अपघट्यों, देखिए वैद्युत अपघट्य जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। वैद्युत अपघट्यों यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी आयंस हैं आपके शरीर के अंदर, जैसे कि पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, है ना, इस तरीके के आयनों, वैद्युत अपघट्यों के संतुलन रक्त के परासरणी दाब का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब के संतुलन, रक्तचाप या रक्तदाब के संतुलन को प्रेरित करता है। तो नाम जो आपको याद रखने हैं वो क्या याद रखना है? एल्डोस्टेरॉन याद रखना है, नाम आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स याद रखना है, नाम आपको कॉर्टिसोल याद रखना है। ठीक है, ये नाम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ये नाम इंपॉर्टेंट है। और देखिए जब भी ग्लूको जैसा टर्म आता है तो इसका मतलब हम सीधे कहते हैं कि ये जो है ग्लूकोज से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे। ठीक है, जहां तक ग्लाइकोजन संश्लेषण की बात है, देखिए ग्लाइकोजन शरीर में कब बनता है? जब हम शरीर को बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दे रहे हों और वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आवश्यकता से अधिक शरीर के अंदर पहुंचकर जितनी खपत ऊर्जा प्रोड्यूस करने में वो हुआ, जो एक्स्ट्रा बच गया वो शरीर क्या करता है? समेट लेता है। और शरीर समेट जब लेता है तो ये ग्लूकोज की अधिक मात्रा, उसके अणु एक साथ मिलकर ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाते हैं और ये ग्लाइकोजन फिर लिवर में जाकर क्या हो जाता है? संचित होता है, वहां पर स्टोर होता है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो आपको ध्यान रखना है कि ये ग्लाइकोजन संश्लेषण का काम कौन करेगा शरीर के अंदर? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कॉर्टिसोल जैसे जो हार्मोन है उनका यही काम है। इसके अलावा कॉर्टिसोल आरबीसी के उत्पादन को भी प्रेरित कर रहा है, यानी आरबीसी का उत्पादन करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे चीजें वो तो हमने पीछे पढ़ी ही। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कौन से विटामिन है, कौन से मिनरल है ना, इन चीजों को तो हमने देखा ही, लेकिन साथ के साथ यहां पर यह भी देखेंगे कि इसमें कॉर्टिसोल का भी बहुत बड़ा रोल है। कॉर्टिसोल अगर प्रॉपर तरीके से स्रावित हो रहा है तो उस कॉर्टिसोल के स्रावित होने की वजह से आरबीसी जो है उसका उत्पादन भी सामान्य बना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो आप याद रखेंगे। आज हम लोगों ने जो भी ग्लैंड्स किए हैं आप ध्यान रखेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि की बात की, थाइमस ग्रंथि की बात की और अधिवृक्क ग्रंथि की बात की। ये तीनों ग्रंथियां काफी महत्वपूर्ण हैं और आपको इन ग्रंथियों को ध्यान में रखना ही चाहिए। इन ग्रंथियों को जो है वो इनसे निकलने वाले हार्मोन को ध्यान में रखना चाहिए। खासतौर से जो पीटीएच और थाइमस ग्लैंड है इनसे लेकर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वृद्धों में इस तरह की कंडीशन, जो वृद्धजन होते हैं उनमें ये हार्मोन जो है वो अच्छा
खासा इम्पैक्ट डालते हैं और उस इम्पैक्ट की वजह से बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में जो है वो ये हार्मोन प्रॉपरली नहीं निकलते, तो उनका एक विपरीत प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव जो है वो वृद्धजनों में देखने को मिलता है। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे और इससे आपको बेहतर जो है वो एनालिसिस करने में भी मिलेगी। मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारे के सारे पॉइंट मिल जाएं ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इनका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो कल की क्लास में इससे आगे चलेंगे और इससे आगे की चीजों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।